नमस्कार। बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल पा रही है। अस्पताल में नर्सेस से छेड़खानी का ये पूरा मामला है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद 5 जमाती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और अब अस्पताल में नर्स से जो छेड़खानी की गई थी उसके आरोप में 5 जमाती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पांच ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चिकित्सा से संबंधित महिला स्टाफ के साथ पूर्व में अभद्रता की थी, उन 5 लोगों के का भी जो है आज माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। इन सभी को जो अस्थाई हमारा कारागार है उसमें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से बड़ी खबर मिल पा रही है। ऐसे 5 जमाती हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अस्पताल में नर्सेस के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद अब 5 जमाती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा, हमारे संवाददाता। प्रदीप, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए शुरुआत में 5 जमातियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको जिला एमएमजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहां पर इन जमातियों के द्वारा जो नर्स वहां पर ड्यूटी पर मौजूद थी, उनसे अभद्र टिप्पणी की थी और अभद्र इशारे, गंदे गंदे इशारे किए गए थे इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों ने नर्सों के प्रति, डॉक्टरों से बदतमीजी की थी। तो उस वक्त इन लोगों पर जो है एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ लोग जमाती वो भी लोग शामिल हैं जिन्होंने वीजा का उल्लंघन किया है। तो उनको विदेशी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था और उस समय इनको क्वारंटीन कर दिया गया था और वहां से जिला एमएमजी हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया था दूसरी जगह के लिए। आज ये लोग ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद में दासना में इंटर कॉलेज है, उसमें एक अस्थायी जेल बनाई गई है, जिसमें आज 17 जमातियों को जेल भेजा गया है, जो कि 10 इंडोनेशिया से हैं। और ये 5 जो जमाती हैं, ये वो जमाती हैं जिन्होंने नर्स और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी। इनके साथ कड़ी कार्रवाई की गई है और जो भी नियम आते हैं, उल्लंघन किया है, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेज दिया गया आज। अच्छा, ये बताइए प्रदीप, आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं एक सबक भी ये हो सकता है। जमाती हम देख पा रहे हैं, पूरे देश से लगातार खबरें आ रही हैं। दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां जहां जमातियों को रोका गया वहां से इस तरह की खबरें आई कि या तो वो डॉक्टर्स या नर्सिस के साथ छेड़खानी कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, या इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सबक के तौर पर भी देखा जा सकता है जिस तरह से आज ये गिरफ्तारी हुई है। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग जमाती हैं, अब दिल्ली मरकज से निकले हुए थे ये लोग, और उस समय इतनी भारी मात्रा में ये लोग निकले हुए थे, अलग अलग राज्यों में गए हुए थे। और उन्हीं लोगों में से गाजियाबाद में आए हुए थे और पुलिस के द्वारा इन लोगों को ट्रेस किया गया था। ट्रेस करने के बाद इनको भर्ती किया गया था जिला एमएमजी हॉस्पिटल में। तो जो इन्होंने सबसे पहले उल्लंघन किया था कि जो हर जिले में एक धारा 144 लगती है, और उसके अतिरिक्त जब आपदा कोई आती है कहीं पर भी, तो एक आपदा की कानून होती है 188, जी। उसका उल्लंघन किया था इन्होंने। और इसके अतिरिक्त विदेशी एक्ट का उल्लंघन किया था, जिसमें वीजा एक्ट आता है, और ये गलत तरीके से यहाँ रह रहे थे। और जी हाँ, जबकि वाकई में प्रदीप, कई ऐसे जमाती हैं जो विदेशों से पहुंचे थे। हालांकि टूरिस्ट वीज़ा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये भी पूरा मामला बनता है और इसको लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई ज़रूर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमसे बातचीत करने के लिए। नंद किशोर गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। नंद किशोर जी, 5 जमातियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और वाकई में काफ़ी बढ़िया मैसेज जाता है समाज के अंदर जब कोई कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो देश के दुश्मन हैं। क्योंकि कोरोना काल है, इलाज आप नहीं करवा रहे हैं, डॉक्टर नर्सेस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये तो देशद्रोह से कम नहीं है ना। देखिए, मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सख्त फैसला लिया जो पूरे देश में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह जिम्मेवार हैं।
उन्होंने पूरे देश में लोगों को कोरोना बम बना करके मौलाना साद से मिलकर एक साजिश की। उसी साजिश के तहत इनको वहां पढ़ाया गया था कि नर्सों के साथ ट्रीटमेंट नहीं कराना है और लोगों को सबको संक्रमित करना है। तो इस बात के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इनकी जांच हो और अरविंद केजरीवाल को तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके जेल भेजा जाना चाहिए। इसमें पूरी वाहियात हरकत उनके द्वारा कराई गई, क्योंकि मरकज में जो परमिशन दी गई इकट्ठा करने की, तो मौलाना साद और अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के इशारे पे भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है और ये इतना बड़ा पाप किया है पूरे देश के साथ। इन पर राष्ट्रद्रोह लगा करके इनको हटाना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर जी, ये बताइए, चलिए आपने ये मुद्दा उठा दिया है तो इसके विषय में आपसे ही सवाल कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहाँ का जो भी पुलिसिया अमला है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। केंद्र में आपकी सरकार है। मौलाना साद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लगातार नोटिसेस पुलिस उन्हें थमा रही है। तो ऐसे में आप लोग क्यों नहीं करवाते हैं मौलाना साद की गिरफ्तारी? पुलिस क्या कर रही है? गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त आदेश क्यों नहीं दिए जाते? अभी देश में जिस तरह का माहौल है, गिरफ्तारी जरूर होगी। माहौल आप देख रहे हैं जिस तरह का है, पहले लोगों को बचाना है और वो अरविंद केजरीवाल जी के घर में शरण लिए हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है इस कारण से, क्योंकि ये देश में बिना वजह का बात ना बने। पहले हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि ये माननीय गृह होम मिनिस्टर साहब इस पर 100% कार्रवाई करेंगे और इसके लिए मेरी लौनी विधानसभा में एक भी कोरोना का यहाँ का मूल कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन दिल्ली से आए हुए जमाती या जो अपना हॉस्पिटल आला में राम मनोहर लोहिया में जो लोग ड्यूटी में थे, उन लोगों को संक्रमण हुआ और हमने बाहर से बाहर उनको क्वारंटाइन कराना पड़ा। तो पूरे देश में गाजियाबाद जिले में एक भी केस नहीं था, सारे दिल्ली के केस है। इसी तरह पूरे देश के अंदर पूरी साजिश के तहत ये कोरोना बम बना के भेजे गए और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना सब उनकी देन है। वाकई में ऐसे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की भी जा रही है। 5 जमातियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। जी हां, आपको बता दें अहमदाबाद प्रशासन ने यहां बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है। दूध और दवाई को छोड़कर सभी दुकानें यहां बंद रहेंगी। आधी रात से 15 मई सुबह 6 बजे तक आदेश जारी रहेगा। ये भी आपको बता दें कि कोविड-19 को लेकर प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद प्रशासन ने कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। दूध और दवाई को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आधी रात से 15 मई सुबह 6 बजे तक आदेश जारी रहेगा। और ये भी आपको बता दें कि कोविड-19 को लेकर प्रशासन ने इस प्रकार की सख्ती बरती है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अभिषेक साधु हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, एएनपी न्यूज़ के संवाददाता हैं। अभिषेक, और क्या कुछ कहना है अहमदाबाद प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बात करने में एक अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने पिछले जो 7 दिन बाकी है लॉकडाउन का, उसको सब सारे दुकानों बंद करने का आदेश दे दिया है। अहमदाबाद में दवाइयाँ और दूध की 2 ही दुकानों खुली रहेगी, बाकी सारे दुकानों सबको मना कर दिया है। पिछले 7 दिन संपूर्णपणे लॉकडाउन का पालन अहमदाबाद का सब नागरिक, सब लोग को करना पड़ेगा। और अहमदाबाद में सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो पैरामिलिट्री टीम है उसको भी तैनात की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अहमदाबाद प्रशासन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दूध और दवाई को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी 15 मई सुबह 6 बजे तक। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। कोविड-19 को लेकर ये फैसला लिया गया है। ये भी आपको बता दें कि अहमदाबाद में लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अहमदाबाद प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि मरकज़ में शामिल हुए 1000 जमाती अब स्वस्थ हो चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे ये जमाती। दिल्ली सरकार ने दिया घर जाने का आदेश। और ये भी आपको बता दें कि जिन पर मुकदमा है उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आज आई। जिस तरह से जमात में शामिल हुए 1000 जमाती अब स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें कोरोना हो गया था। ऐसे में इन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया था। दिल्ली सरकार ने इन्हें घर जाने का आदेश दे दिया है और ऐसे तमाम जमाती जिनके ऊपर आरोप हैं, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या जानकारी आपके पास? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मरकज में शामिल हुए 1000 संक्रमित जमाती जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। इन जमातियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन्हें घर जाने की इजाजत दी गई है। जिन पर मुकदमा दर्ज है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मार्च महीने में 15 देशों और 19 राज्यों से आए जमाती निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां से पुलिस ने इन्हें निकाला था और संक्रमित होने की वजह से इन्हें क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल में भेजा गया था। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए, आपने कहा कि पुलिस यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जमाती हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई होगी कब? हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तुरंत कार्रवाई हुई है। वहाँ पर 5 जमातियों को गिरफ्तार कर लिया गया जैसे ही क्वारंटीन से वो बाहर निकले हैं। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि आप घर जाइए। कार्रवाई कब होगी? देखिए, जो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, दोनों, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। और यहाँ जो देखा जा रहा है कि मौलाना साहब को अभी इन्होंने कई नोटिस जारी किए। क्राइम ब्रांच और ईडी ने कई बार नोटिस जारी किया है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने भी क्वारंटीन अपना टाइम मैंने पूरा कर लिया है और मैंने कोरोना का टेस्ट भी करवाया है जो कि नेगेटिव है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जो अभी मौलाना साहब जो है वो पुलिस के पास आएगा या पुलिस मौलाना साहब के पास जाएगी, अभी ये समझ में नहीं है। और मौलाना साहब से कई सवाल पूछे जाने हैं कि कोरोना के खतरे के बावजूद मरकज में हजारों की भीड़ क्यों जमा की गई और समर्थकों को क्यों उकसाया गया कि कोरोना से कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट वीजा पर आए विदेशियों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल क्यों किया गया। चलिए, वाकई में देखने वाली बात रहेगी सुधीर जी कब तक कार्रवाई होती है। हालांकि ये भी अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा ही कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई कब होगी? ऐसे तमाम जमाती जो क्वारंटीन में थे वो बाहर आ चुके हैं। दिल्ली सरकार उन्हें कह रही है कि वो अपने घरों के लिए रवाना हो जाएं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि उन पर कब कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 4 लोगों की यहां मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर मरीजों का आंकड़ा 1344 पर पहुंच चुका है। तो पश्चिम बंगाल से इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से राज्यपाल की बात करें या वहां की सरकार के बीच में जिस तरह की खटपट है, वो खबरें लगातार आ रही हैं। केंद्र सरकार के साथ भी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है, इस तरह के आरोप केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जा रही हैं। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं कि यहाँ पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 112 नए मरीज सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में और 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल की इस बड़ी खबर के विषय में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़ा 1344 पर पहुंच चुका है और सिर्फ पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना के 112 नए मरीज सामने आ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, पंजाब से बड़ी खबर यहां पर मिल पा रही है और खबर इस प्रकार से है कि मोहाली में भी राहत देने की बात कही जा रही है। चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली में भी लोग अब वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वाहनों का इस्तेमाल हो पाएगा। और ये भी आपको बता दें कि अब दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी विनीत कपूर। विनीत जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? मोहाली में भी राहत देने का फैसला किया है पंजाब की सरकार ने।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार की बात करें तो जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर पिछले दिनों जो कह सकते हैं लॉकडाउन है उसके अंदर लोगों को राहत देने का काम किया था, तो वही राहत जो है वो अब मोहाली में भी देखने को मिलेगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मोहाली की जो दुकानें हैं वो खुलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर लोगों की बात करें तो वो भी आवश्यक सामान लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर शराब की दुकानों की बात करें तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मोहाली के अंदर शराब की दुकानें भी खुलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें जो कह सकते हैं कि ऐसे जोन बनाए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, वहां पर ये राहत जो है वो लागू नहीं होगी। लेकिन मोहाली के अन्य जो सेक्टर्स हैं, जो अन्य फेस हैं, वहां पर ये राहत जो है वो जरूर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा लोग 4 पहिया वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पहिया वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि 4 पहिया वाहन में केवल 2 लोग सवार हो सकते हैं और जो 2 पहिया वाहन है उसमें एक इंसान जो है वो सवारी कर सकता है। तो ऐसे में जरूर मोहाली वालों को ये राहत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी विनीत कपूर हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, मोहाली में पंजाब सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।